तो हम लोग एनालाइज कर रहे थे पीरियोडिसिटी एंड बाउंडेडनेस ऑफ द सॉल्यूशन, बाउंडेडनेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए किसकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जनरल फॉर्म हमने ले लिया y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, सो यू विल गेट m स्क्वायर प्लस a इंटू एम प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके दो रूट मिलेंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। दो चीजें इंश्योर कर सकते हैं आप, क्या इन दोनों से, एक तो सम ऑफ रूट विल बी माइनस ए एंड सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी बी। ये आप इंश्योर कर सकते हैं। मान लीजिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2, पहला केस मैंने मान लिया कि दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ध्यान से देखिए क्या क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x विल बी c1 e टू द पावर लैम्डा x प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2x। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या कभी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक होता है? So exponential functions, this is very sad, you know, you have to be quick। ये तो वो क्वेश्चन है, आप लोग 12th नहीं पढ़ के आए हो क्या? 12th तो एटलीस्ट पढ़ा होगा ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नेवर पीरियोडिक। ठीक है, कभी भी पीरियोडिक नहीं होते। पीरियोडिक फंक्शंस किसको कहते हैं? जस्ट लुक एट द डेफिनेशन। एक फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड p इफ f of x plus p is always equals to f of x। that means in each interval 0 to p it repeats its values, p से 2p में फिर से वही वैल्यू। ठीक है, so it repeats its values। so exponential functions कभी भी पीरियोडिक नहीं होते। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो आप देख रहे हैं रियल और डिस्टिंक्ट के केस में कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा, नेवर पीरियोडिक, अनलेस अगर मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 जीरो ही हो गए, दोनों रूट जीरो आ गए, तो सोल्यूशन क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा, और कांस्टेंट फंक्शन ट्रिवियली पीरियोडिक होता है। व्हाट अबाउट बाउंडेडनेस? आप मुझे बताइए कि क्या बाउंडेडनेस मिलेगी? क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बाउंडेड होते हैं? बताइए, यस और नो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बाउंडेड होते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बाउंडेड होते हैं? नहीं होते। नो सर। मैंने किसको बोला था माइक ओपन रखने के लिए? नूपुर। दिस शुड नॉट हैपन अगेन। आप गलत जवाब दें मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर शुड बी क्विक। नेवर पीरियोडिक। ठीक है, बाउंडेड, तो इसका मतलब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाउंडेड नहीं होते, तो इस तरह के सॉल्यूशन बाउंडेड भी नहीं होंगे। नेवर बाउंडेड, नेवर बाउंडेड। अगेन सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, unless lambda 1 equal to lambda 2 equals to 0। बिकॉज अगर ये दोनों जीरो हो गए, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है, तो उस केस की बात नहीं करते। तो इसका मतलब अगर रियल और डिस्टिंक्ट आ गए तब तो भाई मुश्किल है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं केस 2, अगर मान लीजिए इसमें रियल और कुछ इक्वल भी हो जाए, इक्वल हो जाएगा तो सोल्यूशन क्या आएगा? रियल एंड इक्वल। सोल्यूशन क्या होगा इस केस में? y of x will be c1 plus c2x e to the power lambda x। अब आप खुद सोचकर बताइए, ना ही x पीरियोडिक है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक है, तो इस केस में भी नेवर पीरियोडिक, बाउंडेड, अनलेस लैम्डा इज 0। ठीक है, तो ये दोनों केस तो फेल हो गए। अब हमें आगे एनालाइज करना पड़ेगा केस 3 को। केस 3 क्या है? केस 3 ये है कि अगर मेरा जो रूट है वो कैसा आ जाए? अल्फा प्लस माइनस आई बेटा, कॉन्जुगेट में आ जाए। तो अब जब कॉन्जुगेट में आएगा तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? e टू द पावर अल्फा एक्स
C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। आप कहोगे सर ये फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है, कौन सा? e टू द पावर अल्फा x। अदरवाइज ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस विल आल्सो बी पीरियोडिक विद पीरियड कैसा है? एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ दिस इनटू एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ दिस कॉमा पीरियड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन फ्रेम कर सकता है, यहाँ पे चांस है पीरियोडिसिटी का। लेकिन प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है? ये नॉन पीरियोडिक। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सॉल्यूशन को पीरियोडिक होना है, इफ सॉल्यूशन वांट्स टू बी पीरियोडिक, तो बताइए क्या करना होगा मुझे? देन अल्फा को 0 होना होगा। अल्फा को 0 होना होगा का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो रूट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। So roots must be purely imaginary, तब पीरियोडिसिटी का चांस है। और एक बात बताऊं आपको, सेम कंडीशन बाउंडेडनेस के लिए भी हो जाएगी। क्यों? देखिए, ये तो हो गया फैक्टर अनबाउंडेड। आप भी जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन अनबाउंडेड होते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कॉस और साइन जो है वो बाउंडेड होते हैं। इसका मतलब सेम अप्लाइज फॉर boundedness also, same applies for boundedness also। अब देखिए एक और बात है, ठीक है, ये हमने समझ लिया कि अगर सॉल्यूशन को पीरियोडिक या फिर बाउंडेड होना है तो एक शर्त है कि सॉल्यूशन के रूट्स कैसे होने चाहिए? प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। प्योरली इमेजिनरी का केस कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी का केस कैसा होगा कि रूट जो होंगे आपके, लैम्डा जो होगा वो प्लस माइनस आई बीटा टाइप का होगा। मैं दो के लिए एनालाइज कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए सेम हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूँ व्हाट विल बी द सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट विल बी आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा। क्या आ जाएगा बेटा? 0। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आई बीटा इंटू माइनस आई बीटा। ये एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ अभी दिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच विल बी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल्ड, बीटा स्क्वायर। अब जरा वापस आते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या था वहां पर जब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी। क्या? y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो बताइए सम ऑफ रूट्स क्या हुआ करता था? सम ऑफ रूट्स वाज माइनस ए एंड व्हाट वाज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? सो प्रोडक्ट ऑफ रूट वाज, क्या होता है भाई? सी बाई ये होता है ना, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, पिछले वाले स्लाइड में आपने जो सम ऑफ रूट निकाला है, क्या निकाला? 0। इसका मतलब दिस हैज टू बी 0 एंड दिस हैज टू बी बीटा स्क्वायर। इसका मतलब बस हो गया, क्लेम हो गया रिजल्ट। कैसे? लिख लो रिजल्ट। आप पूछोगे सर क्या क्लेम हो गया? मैं बताता हूँ क्या क्लेम हो गया। सॉल्यूशन इज पीरियोडिक and bounded if and only if, देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रूट्स आर इमेजिनरी या फिर प्योरली इमेजिनरी, लेकिन जो कंडीशन है इसके लिए वो क्या होनी चाहिए? इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला बेटा? a इक्वल टू 0 एंड b की वैल्यू क्या होगी बताओ? कैन एनीवन गेस? बीटा स्क्वायर। बी होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? क्योंकि बीटा स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव।
तो बताइए पीरियोडिक और बाउंडेड होने के लिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना, अगर कोएफिशिएंट थोड़ा डिफरेंट टाइप के तो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होगा, A0 एंड B पॉजिटिव। ढेर सारे क्वेश्चन इस पे पहले CSIR नेट ने पूछे हुए हैं। बताइए भाई समझ में आया है ना। एक और केस पूछता है, यस सर। एक और केस पूछता है। कौन सा केस, स्पेशल केस है ये। वो पूछता है व्हाट हैपेंस, आप तीनों सॉल्यूशंस को ध्यान से देखना जो पीछे किए हुआ, टू द सॉल्यूशन, what happens to the solution if x approaches to infinity or x approaches to minus infinity। केस बड़ा आसान है, इसको आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। कैसे, आइए वापस आते हैं। लिमिटिंग केस के बारे में जानना चाह रहा है, जरा इस केस को देखिए, सॉल्यूशन को देखो बेटा। सॉल्यूशन क्या है, ये अगर दोनों जीरो नहीं है तो ये सॉल्यूशन है। अगर मैं आपसे कह दूं कि लैम्डा, अगर मैं आपसे कह दूं कि λ1 और λ2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो बताइए लिमिटिंग केस में इसका क्या हाल होगा, इंफिनिटी। सो इफ इंफिनिटी हो जाएगा सर। λ1, λ2 both are positive, then y goes to infinity as x goes to infinity। एक को एनालाइज कर लेते हैं, दूसरा अपने आप ही हो जाए। अब मैं इस पे पूछूं अगर दोनों नेगेटिव हो बेटा तो क्या होगा, इफ λ1 एंड λ2 आर लेस देन 0, देन अगर दोनों नेगेटिव हैं तो e टू द पावर माइनस x गोज टू 0 टू इंफिनिटी। लेकिन अगर ये सब इसी के केस हैं, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा बताओ, इंफिनिटी। वेरी गुड, इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि एक तो 0 पे चला जाएगा, दूसरे वाले को कोई रोक नहीं पाएगा, तो इंफिनिटी। सो इफ λ1 इज पॉजिटिव एंड λ2 इज नेगेटिव, या इसको कलेक्टिवली एक टर्म से लिखते हैं, देखिए वो टर्म क्या है, इफ λ1 into λ2 लेस देन 0, इसका मतलब होता है ऑपोजिट साइन, देन क्या होगा, y टेंड्स टू इंफिनिटी एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी के लिए आप सिमिलरली एनालाइज कर सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई रूट जो है नेगेटिव होना चाहिए। इस पे आ जाओ बेटा, इसको लिमिटिंग केस के लिए एनालाइज करो। तो देखो अंदर के जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं ये वाले कॉस और साइन, ये तो बेटा बाउंडेड है, चाहे x आप इंफिनिटी पे लेके जाओ या माइनस इंफिनिटी पे, ये तो बाउंडेड फंक्शन है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। मेन है बाहर से, अगर ठीक है, अगर आपका रियल पार्ट यानी कि अल्फा पॉजिटिव निकला, ध्यान से देखना, अगर अल्फा पॉजिटिव निकला तो मुझे बताओ कि y कहाँ अप्रोच करेगा, इंफिनिटी पे करेगा कि नहीं करेगा। और अगर अल्फा नेगेटिव हुआ यानी रियल पार्ट जो है नेगेटिव हुआ तो 0 पे चला जाएगा, 0 पर। ठीक है। सिमिलरली आप अदर केस भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पीरियोडिसिटी और बाउंडेडनेस की, पीरियोडिसिटी और बाउंडेडनेस। अब देखिए प्योरली इमेजिनरी, एक क्वेश्चन देता हूं आपको और इसको करके मुझे बताइए। बहुत अच्छे अच्छे 4-5 क्वेश्चन कराता हूं। लेट y इक्वल्स टू x into e to the power 7x be a solution y double dash plus ay dash plus by equal to 0 where a comma b belong to R। Then बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। फर्स्ट ऑप्शन a पॉजिटिव b नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं, a नेगेटिव b पॉजिटिव। थर्ड, ये गेटवे और नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जितने अभी इसके बाद में करवाऊंगा वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे आए हुए क्वेश्चन हैं। और चौथा है a लेस देन 0
बी ग्रेटर देन 0। देखते हैं भाई कितने लोग कर सकते हैं। शुरू हो जाओ, पॉज करके इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसने ये पकड़ लिया कि इसका क्या मतलब है, बस वही क्वेश्चन को कर सकता है। सोल्यूशन को ध्यान से देखो। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस का सोल्यूशन है ये। सर ए। कौन सा? ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। a less than 0, b equal to 0। हाँ हाँ सर, क्योंकि रूट्स में माइनस है सो हाँ ऑप्शन बी इज सेकंड। करेक्ट, यस। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या पिक करना है कि ये अगर सोल्यूशन बना होगा तो कैसे बना होगा। तो अब हम डिकोड करना सीखेंगे। सबसे किस तरह के सोल्यूशन आप देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप। तो अगर कहीं x का टर्म नहीं है तो समझ लो रूट कैसे है, डिस्टिंक्ट है। ऑब्जर्वेशन क्या? सोल्यूशन मस्ट बी सोल्यूशन जो होना चाहिए वो x से फ्री होना चाहिए। सोल्यूशन इज फ्री फ्रॉम x, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, x है, तो x कहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है? आप बताओ जरा, x कहाँ मल्टीप्लाई? जब रिपीटेड रूट होते हैं। कैसे लिखा जाता है? 1 into c2x into e to the power lambda x। तो ये रिपीटेड का केस है, और यही वो केस है जिसका ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई सोल्यूशन को देख के, क्या कि रूट जो है हमारा वो क्या है, यानी कि लैम्डा 1 भी हमारा क्या है, 7 है, और लैम्डा 2 भी हमारा क्या है, 7। सेकेंड ऑर्डर का सोल्यूशन है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो इस फॉर्म में होता है, C1 कहाँ चला गया, ऐसे कैसे लिख दिया? तो देखो, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्या है ये? पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सोल्यूशन में फर्क है भैया, पहले दिन हम बात कर चुके हैं, वीडियो 1 में आप देख सकते हैं। सो लैम्डा, अगर मैं इसको देखूं कैसे बनाया गया होगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि C1 की वैल्यू 0 रख दो, कांस्टेंट तो हमारे हाथ में है ना, और C2 की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, आपका ये वाला सोल्यूशन, और लैम्डा की वैल्यू क्या रख दो, 7 रख दो, आपका ये वाला सोल्यूशन जो है वो कौन से फॉर्म में बदल जाएगा, x इंटू ई टू दावर 7x। बताओ भाई, सही है, क्लियर है? Yes, अब sir. आ जाइए सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो गए, 7 + 7, और यहां से सम ऑफ रूट क्या आएगा, -a। तो a क्या आ गया, -14, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, यानी b क्या आ गया, 49, जो कि पॉजिटिव है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, a < 0, b पॉजिटिव। ठीक है भाई, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, चलो ठीक है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, लेट y of x equals to x square e to the power 7x be the solution of, ध्यान से करिएगा, solution of y डबल डैश प्लस वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है a0 b पॉजिटिव, सेकेंड है a < 0 b इक्वल टू 0, थर्ड है a < 0 b ग्रेटर देन 0, और फोर्थ है डज नॉट एग्जिस्ट। तो बताइए, आराम से 20 सेकंड ले लीजिए और फिर मुझे बताइए।
सर डी। यस, आंसर इज डी। डी इसलिए है क्योंकि अगर एक सोल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो जिन लोगों ने अभी मेरी बात पकड़ी होगी, जो तरीका हमने अभी डिस्कस किया है, यू हैव टू डिकोड योर सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 7x है। याद रखो, जब सोल्यूशन एक बार रिपीट होता है, यानी रिपीटेड वंस, तो कैसे लिखा जाता है, c1 प्लस c2x ई टू द पावर लैम्डा x। सिर्फ x आता है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि ये केस नहीं है। फिर क्या होगा, अगर दो बार रिपीट हो रहा है तब कैसे लिखा जाता है, मतलब रिपीटेड, एक्चुअली रिपीटेड चॉइस का मतलब ये है कि gm जो है वो, सॉरी am जो है वो यहाँ पे 2 है, और अगर am आपकी 3 हो जाए, यानी कि रूट कितने बार रिपीट हुआ है, थ्राइस, ये रिपीटेड ट्वाइस। वैसे तो रिपीटेड इटसेल्फ जो है वो रिपीटेशन का वो है, तो am2 am3 ऐसे लिखते हैं, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। तो थ्राइस अगर 3 बार रिपीट होता है तो बताइए भाई सोल्यूशन कैसा बनता है, c1 प्लस c2x प्लस 2x plus 3x square पावर लैम्डा। अब देखिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर आने के लिए रूट को 3 बार तो रिपीट होना पड़ेगा, और किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री भी 3 होनी चाहिए। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन मस्ट बी एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो हो, तब तो 3 बार कोई रूट रिपीट हो पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 3। जरा इस इक्वेशन को देखो, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी ना। 2 yes sir जो आप कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सच फंक्शन, सच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा सोच के करना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिखा हुआ है y(x) be a solution of y double dash plus ay dash plus by equal to 0, जहां पर a जो है वो नॉन जीरो है, b हमारा नॉन जीरो है, एंड y ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। हर चीज का मतलब होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी देन क्या ट्रू है आपको ये बताना। देन y इज ऑलवेज बाउंडेड, y is unbounded, सॉरी ऑन आर, डोमेन तो देना ही पड़ेगा भाई, ऑन आर। सी y may or may not be bounded on R, और हमारा लास्ट ऑप्शन है नो सच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यस, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, और जिनका ये क्वेश्चन हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ये भी बहुत आसान है, वन लाइनर है ये सारे। y डबल डैश प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, देन लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x, सॉरी x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x इज, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी, और चौथा ऑप्शन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सोच के करना दोनों। फिर से सोच लीजिए, गलत है, ठीक है। 20 सेकेंड्स।
हाँ भाई बताइए क्या होगा। देखो पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखें, पहले वाले का आप लोग बोल रहे हैं सी, कैसे बोल रहे हैं पता नहीं। देखो आपसे क्या कहा है उसने, पूजा डी। चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन की मुझे इतना बता दीजिए कि इसके सॉल्यूशन के पीरियोडिक और बाउंडेड होने की क्या शर्त होती थी, बता दीजिए इतना, क्या शर्त होती थी। A0 B पॉजिटिव होती थी कि नहीं? यस सर। A0 यस सर। पॉजिटिव होती थी। अब मुझे बताइए A क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नॉन जीरो, तो क्या ये कभी बाउंडेड हो पाएगा? तो ये अनबाउंडेड होगा। जब बाउंडेड नहीं हो पाएगा तो अनबाउंडेड होना ही पड़ेगा, उसमें मे और मे नॉट का कोई चांस नहीं है। मतलब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बी आर नॉन जीरो, अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी अगर नेगेटिव हो भी जाए, मैं कहता हूँ बी नेगेटिव हो भी जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉस और साइन के कंपोनेंट बनाएगा। ए जो है सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए जीरो होना चाहिए। क्या ए जीरो है? कभी नहीं, तो कभी बाउंडेड नहीं हो पाएगा। ए इज ऑलवेज अनबाउंडेड, ठीक है। दूसरा, आप कहोगे सर अगर सोल्यूशन जीरो हो गया तो, अगर ट्रिवियल सोल्यूशन ले लिया तो तब तो बाउंडेड हो जाएगा। मतलब अगर मैंने वाई एक्स इक्वल टू जीरो सोल्यूशन ले लिया, ये भी तो इसका सोल्यूशन बनेगा, चाहे ए और बी कुछ भी हो तब भी सोल्यूशन बनेगा। तो मैं कहूंगा इसी बात को बचाने के लिए आपको एक शर्त दी गई है। ये क्वेश्चन में जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, क्या मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है ना वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये अब ये तो बड़ा आसान है, ए जीरो होना चाहिए बाउंडेड के लिए और बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये अनबाउंडेड होगा, ठीक है। खैर अनबाउंडेड होगा वो तो पूछा नहीं है, लिमिटिंग केस पूछा है। तो आपको याद हो तो लिमिटिंग केस के लिए मैंने क्या बताया था, लिमिटिंग केस के लिए मैंने कहा था कि लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों कैसे होने चाहिए, लेस देन जीरो होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो इनका सम क्या आएगा, अगर लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों नेगेटिव है तो इनका सम क्या आएगा बताइए जरा। आप बिना सॉल्व किए भी इसको कर सकते हैं, बताइए अगर दोनों नेगेटिव है तो उनका सम क्या आएगा। नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे देखो सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ से सम निकालोगे, सम ऑफ रूट्स यस क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज -3। नेगेटिव आ रहा है, क्या आएगा, 0, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है तो e टू द पावर लिमिटिंग केस में वो दोनों कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप यू माइट हैव गॉट इट। अब बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक जो आप सॉल्व कर रहे थे वो क्या था, y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, लेकिन अब आपको सॉल्व करना है या अब आपको डिस्कस करना है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस सम कांस्टेंट x इंटू ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। आप मुझे बताइए हाउ डू यू सॉल्व इन जनरल बीएससी में इस तरह की इक्वेशन। आपको पहली बार एक वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन मिली है और आप कहोगे सर अभी तक तो हमने कुछ इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं किया। सो वेरिएबल कोफिशिएंट्स, और सब ठीक है, लीनियर है, होमोजीनियस है, लीनियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर भी है, बस प्रॉब्लम ये कोफिशिएंट्स है। तो आपको शायद बीएससी में पढ़ाया गया होगा कि अगर कोफिशिएंट्स में होमोजीनियस मतलब फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है, मतलब अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे x में स्क्वायर है, अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो x में पावर 1 है, अगर यहाँ पे जीरोथ ऑर्डर है तो x गायब है। इस तरह की इक्वेशन को कोई बता सकता है क्या कहा करते थे लिटरेचर में? यूलर्स डायमेंशनल इक्वेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है इनका, कॉची, कॉची, कॉची इक्विडायमेंशनल इक्वेशन। कॉची
आइलर इक्वेशन। ठीक है, लिटरेचर में इनका नाम दिया गया था कॉची आइलर इक्वेशन। प्रोसेस क्या था भाई इनको सॉल्व करने का? प्रोसेस टू सॉल्व सच इक्वेशंस। तो बताइए क्या प्रोसेस हुआ करता था? तो आपको शायद याद होगा कि हम लोग x इक्वल्स टू e टू द पावर z पुट किया करते थे, और फिर z इक्वल्स टू या फिर z equals to log x, Log. and then we used to solve it, we used to compute it, like we used to substitute all the values and we transform it to the coefficient constant coefficient case। ठीक है, अगर मैं आपसे डायरेक्टली कह दूं कि इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाती है, अगर मैं आपको बता दूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। सो लेट मी मेक योर लाइफ इजी एंड लेट मी टेल यू कि इसके बाद डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो याद रखिए y डबल डैश प्लस यहाँ पे ये जो a है ना, दैट विल बी कन्वर्टेड टू a माइनस 1 इंटू y डैश प्लस by इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन का कन्वर्जन है जो यहाँ से इसको पुट करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद आता है। इसको याद रखिए, कुछ नहीं, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज टू सेव योर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इनके जो सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे होते हैं, तो अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इनके सॉल्यूशन कैसे आते हैं बताइए। y of z equals to c1 e to the power lambda 1 z प्लस c2 e to the power, ये वो पॉइंट है जहां पर कई बार लोग गलती कर देते हैं। अब z इक्वल टू log x भी पुट करना है भाई, अभी z इक्वल्स टू log x, तो पुट करोगे तो क्या आएगा c1 e to the power, यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। अब e to the power तो गायब हो जाएगा क्योंकि log x आ गया है ना, सो इट विल बी x to the power lambda 1। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में बैलेंस हो जाएंगे, e to the power into x to the power lambda 2। सिमिलरली अगर आप दूसरे रिजल्ट्स को देखें, मतलब जब रूट रिपीटेड है तब क्या होगा, तो रिपीटेड के केस में सॉल्यूशन आएगा y of z equals to c1 plus c2, x की जगह पे क्या आता है z e to the power lambda times z। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y of x will be, z की जगह पे log x रखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा c1 log x। शायद आपने यहाँ तक तो पढ़ा होगा, पर इसके बाद का सॉल्यूशन आपको देखना है x to the power lambda x। और जब वेरिएबल कोएफिशिएंट, सॉरी ये तो हो गया रिपीटेड केस। हाँ, जब आपका केस क्या होगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तब क्या होगा देखिए y of z will be e to the power अल्फा z। ठीक है, e to the power अल्फा z, c1 cos बीटा z प्लस c2 sin बीटा z। So this will give you y of x equals to z equal to log x रखो, क्या आएगा भाई x to the power अल्फा, क्या आएगा x to the power अल्फा। इधर क्या आएगा c1 cos ऑफ बीटा, x की जगह z की जगह पे क्या आएगा log x। log x। कुछ सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, बीटा साइन ऑफ बीटा log x। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस हो गए, आपने कंप्रेस्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बता दिया, दैट इज फाइन, और क्या। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट अस डू अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ दीज सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो मेरा नेचुरल क्वेश्चन है कि कब सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा। तीनों कंडीशन में, जैसे पिछली बार हमने क्या कहा था कि अगर रूट प्योरली इमेजिनरी हो जाए तो पीरियोडिसिटी का केस बन जाता है। यहां से मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, ध्यान रखिए। वापस चलते हैं, ये सॉल्यूशन देखिए, ये वाला बताइए क्या ये सॉल्यूशन x to the power lambda 1 और x to the power lambda 2, चाहे लैम्डा माइनस हो प्लस हो, जब तक लैम्डा 0 नहीं हो जाता, क्या बताइए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही तो बनेगा, फ्रैक्शन आ गया तो अलग बात है, क्या ये कभी पीरियोडिक फंक्शन बनेगा? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़ते हैं।
तो इसका मतलब इस केस में नहीं है। अब इसमें बताओ बेटा, log x क्या पीरियोडिक फंक्शन है? ये भी नॉन पीरियोडिक है, ये भी नॉन पीरियोडिक। नो सर। अब यहाँ आते हैं, तो इसमें भी पीरियोडिसिटी नहीं मिली। यहाँ आते हैं, चलो मैं मान लूं कि अल्फा 0 है, यानी कि मैं प्योरली इमेजिनरी केस कंसीडर कर लूं, क्या तब भी आप इसको पीरियोडिक कह सकते हो? यानी कि अगर मैं अल्फा को 0 कर लूं और इसको गायब कर दूं, तो क्या, मेरा सवाल है, क्या ये पीरियोडिक है? इज दिस पीरियोडिक? हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? कॉस के साथ लॉग को कंपोज किया गया, कॉस के साथ नॉन लॉग पीरियोडिक है सर लॉग। और साइन के साथ लॉग, तो क्या ये पीरियोडिक होंगे? बड़ा जेन्युइन सी बात है, अगर आप एग्जाम में फंसे हुए हो ऐसे केस में, तो आप नो लगाएंगे मेरे हिसाब से। क्यों नो लगाएंगे? आप कहेंगे cos x तो पीरियोडिक है, sin x भी पीरियोडिक है, बट ये पीरियोडिक नहीं है अंदर का फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस इज पीरियोडिक, बट अगर एक फंक्शन पीरियोडिक ना हो तब भी क्या पीरियोडिसिटी की गारंटी होती है? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सो नॉट पीरियोडिक। डिफरेंट स्लाइड पे लेके चलते हैं और इस पे जरा 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर f आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, जब रियल पढ़ेंगे तो हम लोग वापस से पीरियोडिसिटी को विजिट करेंगे, और g आपका पीरियोडिक है, तो इनके कॉम्पोजिशन से, ठीक है, इनके कॉम्पोजिशन से पीरियोडिक फंक्शन निकलता है। ठीक है, ये हो गया केस 1। दूसरा केस क्या है कि अगर f पीरियोडिक है और g नॉन पीरियोडिक है, तब क्या होता है? तो अगर आपने f कॉम्पोजिशन g बनाया, तो f कॉम्पोजिशन g कैसे डिफाइन होता है? ऐसे ही तो होता है, f g। अंदर का फंक्शन कैसा है? नॉन पीरियोडिक, और बाहर का फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक। तो रिजल्टेंट कभी पीरियोडिक नहीं होगा, समझ रहे हैं? अगर अंदर का फंक्शन, सॉरी यस, उल्टा लिख दिया मैंने। अगर हमारा बाहर का फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, यानी कि आप जी कॉम्पोजिशन एफ बनाएं, ठीक है, बाहर का फंक्शन नॉन पीरियोडिक, लेकिन अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है ना, तो इंटरेस्टिंगली ये एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाता है। कैसे, समझ लेते हैं इसको। ये जी है, अंदर आपने एफ कंपोज किया, ठीक है। अगर मैं एक्स कहाँ से लोगे? सबसे पहले जब एक्स चूज किया जाता है कॉम्पोजिशन में, तो किसके लिए चूज किया जाता है? अंदर के फंक्शन के। जब आप अंदर के फंक्शन के लिए चूज करोगे, तो अंदर का फंक्शन तो पीरियोडिक है, वो एक टाइम के बाद वो वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो बाहर का फंक्शन अपने आप जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देगा, उसको फिर से रिपीट करेगा। क्यों? मजबूरी है उसकी, अंदर वाला बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से ये पीरियोडिक बन जाता है। लेकिन अगर एफ कॉम्पोजिशन जी बनाया जाए, जो कि हमारा केस है, साइन ऑफ कॉस, साइन ऑफ लॉग, तो उसमें बाहर का पीरियोडिक है, अंदर पीरियोडिक नहीं है। जी इज नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक है। तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? तब कुछ भी हो सकता है। तब ये पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बाकी तो फिर डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है। ये देखिए, एक चीज याद रखिए कि साइन और कॉस, साइन और कॉस फंक्शंस खुद में तो पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, आर पीरियोडिक only when composed with, log ऑफ से काम नहीं चलेगा, only when composed with, इसको अच्छे से क्लियर, लीनियर फंक्शंस। कैसे फंक्शंस? लीनियर फंक्शन। क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जांपल से बता देता हूं।
अगर आपने लिखा है साइन ऑफ 2x+3, दिस इज पीरियोडिक। क्यों? साइन पीरियोडिक है, अंदर का फंक्शन लीनियर है, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ x² कैसा होगा भाई? नॉन पीरियोडिक। क्यों? क्यों नॉन पीरियोडिक है? ये कैसा है? नॉन लीनियर है। ये भले ही पीरियोडिक है बट ये नॉन लीनियर है। अब मुझे इसी लॉजिक से बताइए कि साइन ऑफ log x क्या कभी पीरियोडिक होगा? क्या log x एक लीनियर फंक्शन है? बताओ। क्या log में अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूँ तो क्या log x प्लस log y लीनियरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है क्या? बताओ, डज इट होल्ड इन log? No, No, sir. sir. log is not linear, so it is non-linear। इसका मतलब आपका अल्टीमेट जो फंक्शन है वो नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। और सेम कॉस में, सेम अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ log x, तो सेम कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हैं कि cos log x इज आल्सो नॉन। तो इसी बहाने आपने ये सीख लिया। तो इसको सीखने के बाद आपको ये पता चला, क्या पता चला बेटा, कि अगर कॉची का केस है, कॉची आइलर इक्वेशंस का, जिसमें फंक्शंस जो है, जिसमें जो सॉल्यूशन है वो x टू द पावर लैम्डा और log के साथ कंपोज होते हैं, इनमें कभी भी पीरियोडिक सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है भाई। नेवर, चाहे आप इमेजिनरी रूट ले लो प्योरली, तब भी इसकी वजह से पीरियोडिक नहीं होगा। अब मैं आपसे एक दूसरा एनालिसिस पूछता हूँ, बाउंडेड कब होगा? ठीक है, 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ, सोच के बताना कब बाउंडेड होगा। तीनों एग्जांपल्स, तीनों केसेस को देखिए, है ना। यस, किसी ने आंसर दिया अल्फा शुड बी 0। अल्फा शुड बी 0 को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? प्योरली इमेजिनरी रूट, ठीक है। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर मैं पहला वाला सॉल्यूशन देखूं x टू द पावर लैम्डा x, ये कभी बेटा बाउंडेड नहीं होने वाला। इस तरह का सॉल्यूशन, ये पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है या नेगेटिव पावर्स में हो, फ्रैक्शन में हो, कभी बाउंडेड नहीं होगा। तो पहले केस में तो कभी नहीं मिलेगा। दूसरे में रिपीटेड है, अरे ये तो और खतरनाक हो जाएगा। एक तो ये पहले से एक अनबाउंडेड फंक्शन है, ऊपर से लॉग अपने आप में अनबाउंडेड है, ये भी नहीं होगा। इस पे आओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, कॉस और साइन बाउंडेड फंक्शन है बट वो लॉग के साथ कंपोज्ड है। तो आप मुझे बताइए, कॉस ऑफ लॉग एक्स ये एक बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड फंक्शन? ये एक बाउंडेड फंक्शन है या? श्रेया, श्रेया बताइए, क्या ये एक बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड फंक्शन? Unbounded, sir. अनबाउंडेड। क्यों, ऐसा क्यों है जबकि कॉस बाउंडेड है फिर भी? Log x जो है वो unbounded है ना? अच्छा, पूजा, पूजा आप बताइए, फटाफट बताइए। ओके, नूपुर, नूपुर व्हाट इज योर टेक? अनबाउंडेड होगा। चलिए छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं भाई, क्या पता इसमें भी हमें कुछ मिले। अनबाउंडेड और बाउंडेड फंक्शन होते कैसे हैं? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है? पूजा ने कहा अनबाउंडेड। सारे लोग गलत है बेटा, आप लोग कलेक्टिवली गलत है। ये बाउंडेड फंक्शन है, बड़ी कॉमन सी रीजनिंग है। घर पे बैठ के थोड़ा सा टाइम और बिताइए, मैथमेटिक्स को और अच्छे से समझिए, ठीक है। थोड़ा सिंसियर बनिए। आई डोंट थिंक यू पीपल आर सिंसियर इनफ। देखिए, साइन एक्स बड़ी छोटी सी बात थी, मुझे लगा था कि शायद आप लोग आंसर कर सकते हैं। साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स की कोई भी वैल्यू चूज करो, हमारा साइन जो है ना वो एक बॉक्स में बन रहा है, -1 से +1 के बाहर नहीं जाएगा। चाहे
आप x को कुछ भी लिख दो पूरे R में, इसको कहते हैं बाउंडेडनेस। आपने कहा ठीक है सर ये तो हमें समझ में आ गया, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, आपने कहा ये अनबाउंडेड है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा x को कुछ भी लिख दो, तो ये कुछ भी हो जाएगा। x अगर वॉटेवर है तो log x भी क्या हो जाएगा, ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है ना, तो ये अनबाउंडेड वैल्यू ले लेगा, पूरे आर में कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसको किसके साथ कंपोज होना है, साइन के साथ। क्या हमारा साइन यहाँ पे आ जाने की वाली किसी भी वैल्यू के लिए 1 से बाहर निकल जाएगा? नो सर। सोचना चाहिए, है ना। आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, ये चीजें आनी चाहिए, समझनी चाहिए आपको, ठीक है। मैथ्स को लेकर बैठिए, जब तक आप लेकर नहीं बैठेंगे, दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप कहीं भी जाकर पढ़ लें, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद लेकर नहीं बैठेंगे, है ना। तो सिट विद मैथमेटिक्स, -1 to 1 इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अगर किसी बाउंडेड फंक्शन के साथ, यहाँ पे लिख लीजिए, ये रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन है भाई। अगर किसी अनबाउंडेड फंक्शन को कंपोज किया जाता है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, बाउंडेड, क्योंकि बाहर वाला गवर्न करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई अनबाउंडेड फंक्शन है, उसके साथ किसी बाउंडेड फंक्शन को कंपोज कर दिया तो क्या आएगा बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं log sin x, तो इसमें कांट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा केस डिपेंडेंट, ठीक है। log 0 साइन अगर 0 पहुंच गया तो वो इन्फिनिटी भी पहुंच जाएगा, लेकिन पहला वाला हमेशा श्योर है। अब वापिस आओ, अब जरा बताओ क्या सोल्यूशन हमारा बाउंडेड हो जाएगा? ये तो एक बाउंडेड फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन बाउंडेड हो जाएगा अगर अल्फा 0 हो जाए। तो अल्फा 0 हो जाए दैट इज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अब छोटा सा एनालिसिस, अगर आप पीछे आके देखें, प्योरली इमेजिनरी रूट से यहाँ का क्या मतलब है। अगर रूट आपके क्या आए हैं, अगर लैम्डा आपका आया है +- i बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट आ जाएगा 0, और यहां से सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, a-1, सॉरी माइनस टाइम्स a-, और प्रोडक्ट क्या आएगा, आप अभी निकाल चुके हैं, बीटा स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा b। तो क्या कंडीशन बनी बेटा, इसको सॉल्व करके बताओ और इसको सॉल्व करके बताओ। बाउंडेडनेस, पीरियोडिसिटी तो कभी होनी नहीं है, ये तो नेवर पॉसिबल है, लेकिन बाउंडेडनेस के लिए क्या कंडीशन बनी, a1 और b पॉजिटिव, a1 होना चाहिए और b पॉजिटिव होना चाहिए, और बाउंड पीरियोडिक तो कभी नहीं होगा। अब पिछले केस से इसको कंपेयर करो, अगर मैं आपसे 2 लाइन में इसको लिखने को कहूँ, तो अगर हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट का फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर पीरियोडिक के लिए क्या केस है, पीरियोडिक के लिए केस है a0 b पॉजिटिव, और बाउंडेड के लिए क्या केस है, a0 b पॉजिटिव, सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है x² y डबल डैश प्लस ax y डैश, कॉची आइलर बना दिया मैंने इसको, तो आप कहोगे सर पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, क्या लिखूंगा, y डबल डैश प्लस a-1 y डैश प्लस by इक्वल टू 0। कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, x इक्वल्स टू e⁻z। ठीक है, बीएससी में बहुत किया, नहीं तो एमडी राज सिंघानिया में देखिए, नहीं आता है तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए पीरियोडिक कब होगा, पीरियोडिक के लिए कंडीशन क्या होगी और बाउंडेड के लिए कंडीशन क्या होगी। तो पीरियोडिक के लिए कंडीशन आ गई नेवर पीरियोडिक, इसके लिए फंक्शन कभी पीरियोडिक नहीं होगा, आप चाहे अल्फा 0 रख लें, कुछ भी रख लें, क्योंकि वो लॉग के साथ कंपोज होता है। लेकिन हाँ, बाउंडेड के लिए कंडीशन आ गई। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अभी भी कंडीशन यही है, बट ए को किससे रिप्लेस कर दिया गया, a-1 से। तो ये क्वांटिटी 0 हो जाए, मतलब a इक्वल टू 1 और b पॉजिटिव। बताओ भाई, ये है क्रक्स ऑफ द मैटर। और लिमिटिंग केस तो आप एनालाइज अब कर ही लेंगे, तो उसमें तो कोई बात है। समझ में आया भाई सारा का सारा, यस और नो? यस सर।
ओके वेरी गुड। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कर लीजिए। अगर ये कर लिया कि CSIR नेट में आया हुआ है तो समझ लीजिए आप होशियार हो गए, और नहीं कर पाए तो दुखी मत होना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट x स्क्वायर y डबल डैश प्लस ax, कल और इसके अच्छे क्वेश्चन, 2 अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मेरी नज़र में 2 ही केवल अच्छे हैं इसके। a कॉमा b बिलोंग टू, सॉरी सेट को अलग से डिफाइन कर लेता हूँ मैं, a कॉमा b बिलोंग टू a। यहाँ पे मेरे को ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो लगातार 3 दिन भी क्लास आ जाए तो मेरे को लगता है वाओ, तीसरा दिन है आज इनका। और अब प्रॉब्लम यही है कि आप लोग दिल्ली गए नहीं है, पर जो गए हैं उनसे पूछिए। हम लोग पीछे भागते थे कि क्लास हो जाए भाई कैसे भी, थोड़ा हमें ये भी पढ़ा दिया जाए, थोड़ा ये भी पढ़ा दिया जाए। तो इसलिए जब भी दिमाग में ख्याल आता है कि भाई फ्री में कोचिंग पढ़ाई जाएगी, हमेशा लगता है कि नहीं यार, कोई वैल्यू नहीं करेगा वैसे भी, है ना। ऐसा लगेगा कि देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन विच इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विच इज linear combination of x to the power m and x to the power n. Option B, there exists a non-trivial solution which is not, ठीक है, मतलब ऊपर वाले का निगेशन यहाँ पूछ रहा है, which is not, and rest is same. C, for, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, for some a, b belong to a, और a सेट क्या है इसको देख लेना भाई, यही चमत्कारी सेट है, ये जो a दिख रहा है ना आपको, यही चमत्कारी है। इसको जिसने डिकोड कर लिया काम हो गया उसका। a, belong to a, there exists a solution which is linear combination of, which can be written as linear combination of x to the power n. And D, again D जो है उसका मतलब ये है कि for some a, b belong to a, there exists a solution which is not. तो बस आपको बेसिकली 2 ऑप्शन को डील करना है। तो यस और नो में दोनों ऑप्शन बटे हुए हैं, ये दोनों एक ही चीज है, उसमें यस और नो, तीसरा और चौथा एक ही चीज है, यस और नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इट मे टेक 30 मिनट्स 40 मिनट्स ऑल्सो, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल।